स्टूडेंट, मेरे आज के इस ऑनलाइन क्लास के वीडियो का टॉपिक है एंजाइम्स में के नामकरण और उनका क्लासिफिकेशन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एंजाइम्स का जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, उसकी डिस्कवरी के बारे में बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था और आज हम उनका नामकरण और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एंजाइम का नामकरण समय समय पर अलग अलग आधारों पर किया गया। उनका नामकरण उन पदार्थों पर जिन पर वो क्रिया करते हैं, यानी उनका जो क्रियाधार है उनके आधार पर किया गया। जिस क्रिया को वो उत्प्रेरित करते हैं उसके आधार पर किया गया। जिसको वो जहाँ सिंथेसिस में भाग लेते हैं जिस सबस्ट्रेट की, उसके आधार पर किया गया। तो समय समय पर अलग अलग तरह से प्रपोज किया गया इनका नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। तो एंजाइम का जो इम्पोर्टेंट है कि एंजाइम के नाम के पीछे यानी सफिक्स जो है वो एज लगाया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है, जिसका कि सबसे पहले प्रयोग जो है वो ड्यूक्लॉक्स ने 1883 में किया था। तो जो समय समय पर जो पद्धतियाँ प्रचलन में आई उसके आधार पर एंजाइम का नामकरण 6 तरह से किया गया। नॉमेनक्लेचर बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार के आधार पर। नॉमेनक्लेचर आधारित था उस रिएक्शन या अभिक्रिया जिसको कि वो एंजाइम करते थे। फिर तीसरा आया कि इन दोनों पे जब कमी पाई गई तो तीसरा वर्गीकरण आया कि सबस्ट्रेट और टाइप ऑफ रिएक्शन दोनों पर ही ये मानते हैं कि दोनों की क्रिया से उसका नामकरण होता है। फिर बेस्ड ऑन सिंथेसिस, जिस पदार्थ के सिंथेसिस में वो भाग लेते हैं, जिस प्रोडक्ट की वो सिंथेसिस में भाग लेते हैं उसके नाम पर। फिर उसको खोज करने वाले के, डिस्कवरर के नाम पर नामकरण आया। और अंत में जो कि एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन जिसे कह सकते हैं, वो था EC नंबर। ये आगे मैं आपको एंजाइम कोड जो होता है उसके आगे ये जब डिटेल पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। तो इस तरह 6 प्रकार का नामकरण या नॉमेनक्लेचर एंजाइम्स का है। तो सबसे पहले लेते हैं नॉमेनक्लेचर बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट। एंजाइम्स जिस क्रियाधार को उत्प्रेरित करता है उसके नाम के अंत में एज प्रत्यय लगाकर इस एंजाइम का नामकरण किया जाता है। से फॉर एग्जांपल आर्जिनिन पर आर्जिनेज, जो एंजाइम काम किया उसका नाम लिखा आर्जिनेज। जैसे सुक्रोज पर जो एंजाइम काम करता है उसका नाम हुआ सुक्रेज, है ना। इसके अलावा अनेक है, लाइपेज है, प्रोटीन पे काम करने वाले प्रोटीएज, ये ग्रुप है। ये सबस्ट्रेट का नाम है आर्जिनिन, सुक्रोज सबस्ट्रेट का नाम है, लेकिन लाइपेज जो है वो सब लिपिड के लिए यूज हो रहा है। तो ये एंजाइम ग्रुप्स के नाम पर भी नामकरण हो रहा है। तो लाइपेज है प्रोटीन पे काम करने वाला, प्रोटीनेज है न्यूक्लिक एसिड पे काम करने वाला, न्यूक्लिएज है। तो इस तरह से ये सबस्ट्रेट पर क्रिया जिस पर वो करते हैं उसके आधार पर उसका नामकरण। दूसरा था नॉमेनक्लेचर बेस्ड ऑन रिएक्शन, जिस रासायनिक अभिक्रिया पर को वो जो प्रेरित करते हैं उसके आधार पर। तो एंजाइम का नाम उनके द्वारा प्रेरित अभिक्रिया के आधार पर रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, जो एंजाइम ऑक्सीकरण की क्रिया करते हैं उन एंजाइम्स की कहते हैं ऑक्सीडेज। जो हाइड्रोलिसिस का काम करेंगे उनको कहेंगे हाइड्रोलेज। फॉस्फोराइलेज, डिहाइड्रोजिनेशन डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलेज, जैसे अनेक ग्रुप। तो ये जो जिस क्रिया को करते हैं उस क्रिया के आधार पर इनका वर्गीकरण था। तीसरा प्रकार था दोनों को ही, यानी जब दोनों ही ऊपर वाली जो पहली दोनों पद्धतियाँ एंजाइम की जब पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, इसलिए इस पद्धति का ज़्यादा तौर पर ये पद्धति अपनाई जाती है। यानी इन दोनों पद्धतियाँ हाफ हो गई, एक क्रियाधार के लिए थी, एक उसकी रिएक्शन के लिए थी। तो तीसरा नामकरण आ गया कि दोनों को ही आधार बनाकर, ठीक है। तो इसमें क्रियाधार तथा उत्प्रेरित अभिक्रिया की दोनों को ही पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देख सकते हैं, साफ लिखा हुआ है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड एक सबस्ट्रेट है, कौन सी क्रिया कर रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन की, ठीक है। तो एंजाइम का नाम हो गया सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, जो कि सक्सिनिक एसिड पर डिहाइड्रोजनीय अभिक्रिया करता है। इसके साथ ही एस्कॉर्बिक एसिड एक सबस्ट्रेट हो गया और एंजाइम कौन सी क्रिया करता है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। तो एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेशन, तो उत्प्रेरित अभिक्रिया और क्रियाधार दोनों के आधार पर
नामकरण किया जाता है। फोर्थ टाइप था नामकरण जो कि सिंथेसिस पे बेस्ड था, है ना। एंजाइम्स आर ऑल्सो नेम्ड बाय एडिंग द सफिक्स एस टू द सब्सटेंस टू बी सिंथेसाइज्ड, है ना। जैसे कि मैंने अभी कहा, जो सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड संश्लेषित हो रहा है उसकी जैसे। एंड द एंजाइम सिंथेसाइजिंग सिट्रिक एसिड इज नेम्ड एज सिट्रिक सिंथेटेज, यानी वो एंजाइम जो सिट्रिक एसिड का सिंथेसिस करता है, संश्लेषण करता है, उसका नामकरण हुआ सिट्रिक सिंथेटेज। इसके बाद वो नॉमेनक्लेचर जो कि उसकी डिस्कवरर के पर बेस्ड था, है ना। कुछ एंजाइम्स सारे एंजाइम्स ही, कुछ एंजाइम्स ऐसे थे जो कि उनको डिस्कवर करने वाले डिस्कवरर को के नाम पर उनका नामकरण हुआ, जैसे पैप्सिन है, ट्रिप्सिन है ना। तो जैसे जिन डिस्कवरर ने इसको खोजा तो उनका नाम ये पैप्सिन ट्रिप्सिन पड़ गया। लास्ट जो नॉमेनक्लेचर है वो है नॉमेनक्लेचर बेस्ड ऑन ईसी नंबर। ईसी मतलब एंजाइम कोड, एंजाइम कमीशन भी कहते हैं उसको। तो ये एक मॉडर्न वर्गीकरण था, इसको हम मॉडर्न नॉमेनक्लेचर भी कह सकते हैं। ये वर्गीकरण, जैसे अगर हम लिख रहे हैं कि नॉमेनक्लेचर बेस्ड ऑन ईसी, तो हम इसको मॉडर्न नॉमेनक्लेचर भी कह सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न नॉमेनक्लेचर भी ये कहलाता है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, वो यहाँ पे मिस हो गया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के निर्देशन में एंजाइमोलॉजी आयोग ने एंजाइमों के नामकरण तथा वर्गीकरण की क्रमबद्ध, ठीक है, सिस्टमिक नॉमेनक्लेचर की सिफारिश की। क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक, एक बहुत ही सिस्टमेटिक था। इससे पहले वाले क्लासिफिकेशन एक एक पॉइंट पर आधारित थे, कोई रिएक्शन पे था, कोई क्रियाधार पे था, कोई उसके डिस्कवरर पे था, कोई सिंथेसिस पे था। तो इन्होंने एक सिस्टमेटिक दिया कि ऐसा ना करके एंजाइम को एक नंबर दे दिया जाए और उस नंबर के आधार पर हम उसका नामकरण करेंगे। तो उन्होंने कैसे सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर प्रस्तुत किया कि हर एंजाइम्स को, जो टोटल जो एंजाइम्स हैं, अब तक लगभग हजारों एंजाइम्स खोजे जा चुके हैं, तो जो एंजाइम्स हैं उन सब को 6 मेजर क्लासेस के अंदर बांट दिया। 6 मेजर क्लास हैं, तो अगर उनका आगे वर्गीकरण होता है तो उनको सब क्लासेस में बांटा, फिर उस सब क्लास को आगे सब क्लास में उप वर्गों में बांट दिया, ठीक है। फिर प्रत्येक एंजाइम के 4 अंगों का एक विशेष कोड संख्या ईसी, या जिसे एंजाइम कोड या एंजाइम कमीशन भी कहते हैं, दिया गया, ठीक है। तो इसको इस तरह से देखते हैं कि पहली संख्या जो होती है वो उसकी मुख्य क्लास होती है, यानी किसी भी एंजाइम की पहली संख्या उसकी क्लास होती है। दूसरी संख्या जो होती है वो उसकी सब क्लास होती है। तीसरी संख्या जो होती है वो उसकी सब क्लास होती है। और चौथी संख्या जो होती है वो उसका स्पेसिफिक नेम होता है। तो एंजाइम के नाम में पहले क्रियाधार का नाम और बाद में उत्प्रेरित अभिक्रिया प्रकार सम्मिलित होती है। पूरा नामकरण इतना सिस्टमेटिक था कि एंजाइम को उस कोड से हम आसानी से पहचाना जा सकता था। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, अगर ये नंबर दिया गया, 4 नंबर हैं, ठीक है। 4 नंबर में पहला क्या है, क्लास, फिर सब क्लास, सब क्लास और ईसी नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो है वो 5 है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5th क्लास। कौन सी, अभी 6 क्लासेस बताए थे, 1 to 6, ठीक है। तो अब इसकी कौन सी क्लास हो गई है, 5th क्लास, ठीक है, एंजाइम की। तो जो कमीशन का अपना एक पूरा एक बुक है, की मान लीजिए एंजाइम की की है, तो उसमें उन्होंने 5th क्लास जो है वो आइसोमरेज रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 5th क्लास हो गई आइसोमरेज।
ठीक है, ये अभी क्लास 6 क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगी। तो 5th क्लास को उन्होंने आइसोमरेज रखा। सेकंड नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? सब क्लास, यानी सब क्लास उसकी दूसरी, तो वहाँ से हम उस की में से जाके देख सकते हैं। द थर्ड नंबर रिप्रेजेंट द सब क्लास, यानी फर्स्ट नंबर इस जो सब क्लास है, एक नंबर पे कौन सी सब क्लास है वो आ गई। एंड द फाइनल नंबर रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एंजाइम, कौन सी वो रिएक्शन कर रहा है, जैसे अभी बताया था ना, जिस रिएक्शन पे वो काम कर रहा है। तो इस तरह से एंजाइम का नामकरण किया है। क्योंकि ये इतना स्पेसिफिक नामकरण है, तो जनरली जो एंजाइम बुक्स के अंदर जो यूज़ होते हैं या हम जो बोलते हैं, तो हम इस मॉडर्न नॉमेनक्लेचर को फॉलो एक्चुअली नहीं कर रहे हैं। हम फॉलो करते हैं नॉमेनक्लेचर बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट एंड टाइप ऑफ रिएक्शन और सिंथेसिस और डिस्कवरर, है ना। तो इतना सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर जनरली नहीं पढ़ाया जाता है। अब हम लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स को 6 क्लासेस के अंदर, अभी बताया था 6 क्लासेस के अंदर बांटा गया है। और वो 6 क्लासेस में से पहली क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेस। तो जो क्लासिफिकेशन एंजाइम का हुआ है, मेजर क्लासेस जो है ना, तो उसकी जो पहली क्लास है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेस। ये कौन सी क्लास हुई? कौन से एंजाइम इनमें शामिल होते हैं? जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसलिए नाम रखा ऑक्सीडो रिडक्टेस, जो कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाओं में भाग लेने वाले एंजाइम इसमें शामिल किए गए। इसकी टोटल कितनी सब क्लास है? 3 सब क्लास, ऑक्सीडेस, डिहाइड्रोजिनेस और रिडक्टेस। इसको लेते हैं अलग आगे से। सबसे पहले ऑक्सीडेस, ये क्या है? ऑक्सीडेस ये सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन का, ये सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को स्थानांतरण करके वाटर या हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण करता है, H2O या H2O2 का निर्माण करते हैं। इसमें कौन से एंजाइम शामिल किए जाते हैं? आपको एग्जाम्पल एक एक याद रखने पड़ेंगे। क्लासिफिकेशन एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो ऑक्सीलेट ऑक्सीडेज, एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, यानी जो भी ऑक्सीडेशन करने वाले एंजाइम्स हैं वो इसके अंदर आएंगे। अब इस इक्वेशन के द्वारा समझिए, कोई भी सबस्ट्रेट यहाँ हो सकता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन लेकर प्रोडक्ट का निर्माण हुआ और वाटर बन गया, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन लेकर प्रोडक्ट का निर्माण हुआ और हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण हो गया। तो इस तरह इनका काम होता है कि ये क्रियाधार से हाइड्रोजन को निकालकर वाटर या हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण करते हैं। सेकंड जो है वो है डिहाइड्रोजिनेस, नाम बता रहा है डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया करते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन, ये क्रियाधार से ऑक्सीकरण द्वारा हाइड्रोजन हटाते हैं। ठीक है, तो ये बिना ऑक्सीकरण के, सॉरी, ये इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये हाइड्रोजन को हटाने का काम करते हैं। एग्जाम्पल इज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, यानी जिस सबस्ट्रेट पर ये काम कर रहे हैं उसके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन है। ये एग्जाम्पल है, सबस्ट्रेट है, उसमें हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं और प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो ये डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया करते हैं। थर्ड सब क्लास है रिडक्टेस। रिडक्टेस में क्या होता है? ये क्रियाधार में ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तथा ऑक्सीजन को, ये क्रियाधार में हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं और ऑक्सीजन को हटा देते हैं। एग्जाम्पल नाइट्रेट रिडक्टेस। इक्वेशन देख लेते हैं। NO3 यहाँ पर है ना, NaDH2 नेगेटिवली चार्ज है, NaDH2 यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन निकल गया यहाँ पर है, नाइट्रिक से नाइट्राइट का निर्माण हो गया, NaD हाइड्रोजन यहाँ पर निकाल दिया और H2O का निर्माण हो गया। तो ये हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉनों को जोड़ते हैं तथा ऑक्सीजन को
हटा देते हैं। तो ऑक्सीजन को यहाँ हटा दिया इसने, ये रिडक्शन का काम करते हैं। दूसरी क्लास है ट्रांसफरेज। ये एंजाइम क्या करते हैं, एक अणु से दूसरे अणु पर ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, एक अणु से दूसरे अणु पर समूह या ग्रुप का स्थानांतरण करते हैं। तो ट्रांसएमिनेज, काइनेज इनका नाम है, इनका है। तो ये समूहों के एंजाइम है, ग्रुप पर काम करने वाले एंजाइम्स है। एग्जाम्पल इज ग्लूकोज है, ठीक है, हेक्सोज शुगर है, एटीपी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण और एडीपी बन गया। तो एटीपी जो ट्राईफॉस्फेट था उससे एक फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया और एडीपी बन गया। ठीक है, इसके अलावा ग्लूटामिक एसिड और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की क्रिया से ट्रांस एमिनेज क्या कर देते हैं, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, यहाँ अल्फा आएगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। तो यहाँ पर भी ये एंजाइम्स ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देते हैं और इस तरह से अमीन ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देते हैं और एस्पार्टिक एसिड का निर्माण होता है। हाइड्रोलिज नाम बता रहा है, जल की उपस्थिति में ये काम करते हैं। तो ये एंजाइम जितने भी विभिन्न प्रकार के जो बॉन्ड होते हैं उनको जल द्वारा तोड़ते हैं, यानी कि ये हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन का कार्य करते हैं। इसमें ज़्यादातर एंजाइम जो होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं, पाचक एंजाइम शामिल किए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेजेज, एस्ट्रेजेज, प्रोटीएजेज इनके एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पॉलीसैकेराइड है सुक्रोज, ठीक है, वाटर नेसेसरी है, सुक्रोज पे काम करेगा वो एंजाइम, उसको जो हाइड्रोलिसिस करेगा दैट इज सुक्रेज। वो क्या करता है, इस पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड के अंदर बदल देता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण करता है। तो यहाँ 12, 22 और 11, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन के 12 और 6, तो बाकी 2 हाइड्रोजन ये यहाँ से लेता है और ऑक्सीजन लेकर इसका निर्माण की 11 ऑक्सीजन है, एक करके 12 कर लेता है। तो ये हम बैलेंस हो गया यहाँ पर, और इस तरह से ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण हो जाता है। फोर्थ क्लास है लाइसिस। ये एंजाइम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के बॉन्ड्स जो उनको तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन इनमें जल की आवश्यकता नहीं होती है। यानी ये एंजाइम भी बॉन्ड्स को, यानी इन सिंपल टर्म्स अगर मैं कहूँ तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को माइक्रो में तोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जल नहीं है। तो ये हाइड्रोलिसिस वाला जो टर्म है वो यहाँ यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो बिना जल के ये उनको बॉन्ड्स को तोड़ने का काम करते हैं। एग्जाम्पल याद रखिए, ये एंजाइम यूज़ हो रहे थे, मैंने C3 साइकिल जब पढ़ाई थे एल्डोलेज का यूज़ हुआ था, और एल्डोलेज वाली रिएक्शन ही है ना ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ होते हैं। तो इस तरह के ये एंजाइम्स होते हैं जो कि तोड़ने का काम करते हैं। एग्जाम्पल है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 6 कार्बन का कंपाउंड है, और ये फ्रक्टोज 1,6 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। तो 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड में टूट जाता है लाइसिसेज एंजाइम्स के द्वारा। अब फिफ्थ कैटेगरी आइसोमरेज, अभी एग्जाम्पल भी दिया था जब नामकरण में मैंने जो एक एग्जाम्पल दिया था उसमें आइसोमरेज 5वीं क्लास है। तो ये एंजाइम जो होते हैं ये क्रियाधार अणु में आइसोमरिक जो चेंजेस है उसको आइसोमराइजेशन करते हैं, इसलिए आइसोमरेज कॉमन सा नाम है इसका, आइसोमरेज एंजाइम्स। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट्स, हेक्सोज शुगर है, ये भी हेक्सोज शुगर है ना, 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है। तो ये इनका आइसोमरिक जो कार्बन पर OH का जो पोजीशन है उसको चेंज करने का काम कर देते हैं। तो वो फ्रक्टोज FU है, ये FU मतलब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एंजाइम इज फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। शुगर से हेक्सो आ गया, आइसोमराइजेशन की क्रिया करता है किसके, फॉस्फेट की। तो इस तरह से ये आइसोमरेज एंजाइम की क्लास थी। और लास्ट है सिंथेटेजेस या लाइगेसेस। ये एंजाइम्स का काम भी होता है विभिन्न प्रकार के जो बॉन्ड्स हैं
उनका संश्लेषण करते हैं और यहाँ पर एटीपी जो होता है वो केवल और केवल ऊर्जा देने के लिए यूज़ होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक लाइन यहाँ पर होती है कि इस प्रकार के एंजाइम्स जो होते हैं वो जो भी सिंथेसिस का काम करते हैं उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं एटीपी द्वारा। तो यहाँ एटीपी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, आप देखिए एस्पार्टिक एसिड और NH3 ये दोनों जुड़ गए और निर्माण हुआ एस्पाराजिन का। ठीक है, तो जोड़ने का काम किया उन्होंने, संश्लेषण का काम किया एस्पाराजिन का। तो एंजाइम इज एस्पाराजिन सिंथेटेस। अभी मैंने पहले भी नामकरण में भी बताया था, सिंथेसिस जिसका करते हैं उसी से उसका नाम रखा जाता है। और एटीपी क्या हुआ, एडीपी और पीआई में जुड़ गया, यानी उसने ऊर्जा दे दी लेकिन वो इस रिएक्शन में यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, तो एटीपी का काम होता है केवल और केवल यहाँ पर एनर्जी देना। इसी तरह ग्लूटामिक एसिड और ये जुड़ेगा, ग्लूटामीन का निर्माण होगा यहाँ पर, और ग्लूटामीन जो है सिंथेटेस एंजाइम्स की उपस्थिति में एटीपी से ऊर्जा प्राप्त करेंगे। तो एटीपी यहाँ पर केवल एनर्जी देने का काम करती है। तो इस तरह से ये 6 क्लासेस जो हैं वो एंजाइम्स की होती हैं। एक बार मैं रिवाइज कर दूं, 6 क्लासेस कौन सी हैं। पहली क्लास थी ऑक्सीडो रिडक्टेज, जिसकी 3 सब क्लास होती हैं, ऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजिनेज और रिडक्टेज। दूसरी है ट्रांसफरेजेज, जो कि ग्रुप ट्रांसफ़र करने का काम करती है। तीसरी क्लास थी हाइड्रोलेजेस, जो कि जल की उपस्थिति में मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करती है। फोर्थ क्लास लाइसेज है। लाइसेज का काम भी तोड़ना ही होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स को, लेकिन यहाँ पर जल की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। लाइसेज एंजाइम लाइसिस से आया, टूटने से, है ना, लयन करना, उसको तोड़ने से। फिफ्थ क्लास है आइसोमरेज, जहाँ पर जो सबस्ट्रेट होते हैं उनका आइसोमराइजेशन, आइसोमरिक चेंजेस, समयावधि परिवर्तन करते हैं। और लास्ट जो है वो सिंथेटेज, जहाँ पर सिंथेसिस का काम होता है। जो एंजाइम सिंथेसिस का काम करते हैं उसी के नाम से उनका नामकरण होता है। तो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में क्लासिफिकेशन एंजाइम्स का पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी अभी जो आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो पोस्ट निकली है आरपीएससी में, उनमें भी बॉटनी का जो सेकंड पेपर है उसमें सेकंड यूनिट के अंदर ये एंजाइम का क्लासिफिकेशन और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पूछे गए हैं। तो इसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।